जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे कैरियर बैटल ग्रुप के बारे में। कैरियर बैटल ग्रुप यह एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स और बहुत सारी नेवल वेजल्स जो होती हैं, सी वेजल्स, उन्हें मिलाकर एक ऐसा समूह है जिसका उपयोग हम समुद्री नियंत्रण के लिए करते हैं। तो ये जो कैरियर बैटल ग्रुप है, ये आज के समय में कई कंट्रीज़ के पास है। फिलहाल पहले जो था, ये सिर्फ कुछ ही गिने चुने देशों के पास था। यह P4 नेशन थे, P5 नहीं। मतलब चीन को छोड़ के बाकी यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूके और फ्रांस के पास था। उसके बाद इटली, जापान, इंडिया के पास था। ऐसे ही कुछ देशों के पास था। चाइना ने तो हाल ही में रिसेंटली किया था और बहुत तेज़ी से वो अपने इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या को बढ़ा रहा है। तो अभी हाल ही में चाइना ने जो अपना फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था, उसी के मद्देनज़र ये जो है काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की चिंता का विषय बन गया है कि अब चाइना ने जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर ले लिया है। तो क्या हुआ, तो आपको पता नहीं, जापान और इटली के पास भी ऐसे ही बैटल ग्रुप्स हैं। फिलहाल जापान, इटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लॉन्च चला रहे हैं और इंडिया के पास भी अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए हैं। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट और फ्रांस के पास ही जो है न्यूक्लियर पावर्ड कैपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं पर रशिया के पास एक है जो कि मेंटेनेंस में पड़ा हुआ है। और यूके के पास भी जो क्वीन एलिजाबेथ है एयरक्राफ्ट कैरियर, वो है। तो हाल ही में जो चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो तकरीबन 65 से 70 विमान जो है फाइटर एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त 10 से 12 जो है यूटिलिटी और एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर भी ले जा सकता है। तो इसी पे जो है कई एक्सपर्ट जो है चिंता जता रहे हैं। तो वहीं पे कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन को यूनाइटेड स्टेट की बराबरी करने में और एक प्रभावशाली नेवी बनने के लिए 35 से 40 साल लग जाएंगे। हालांकि जो है चीन के पास इस समय नेवल वेजल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यदि सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या छोड़ दी जाए तो यह जो है यूनाइटेड स्टेट को बीट कर चुका है, जबकि यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। और यूनाइटेड स्टेट के जितनी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सब के सब न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जो कि कई नॉटिकल माइल्स को बिना रुके पार कर सकते हैं। वहीं पे जो डीजल इलेक्ट्रिक, मतलब आमतौर पे जो डीजल या फिर ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स या सबमरीन होती हैं, ये कुछ ही रेंज तक जा सकती हैं। उसके बाद इन्हें रिफ्यूलिंग और रिसप्लाई की आवश्यकता होती है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के एक पूर्व ऑफिसर थे, उन्होंने जो है बताया कि भारतीय सेना जो है ना, वो एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे आमतौर पर सफ़ेद हाथी कहा जाता है, कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर पर ध्यान देने की बजाय बल्कि सर्वप्रथम अपने जो है बैटल ग्रुप्स पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमने नेवी, मतलब जो हमारे एयरफोर्स में हवाई जहाज़ों की कमी हुई, मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट की कमी हुई, उसकी कमी को अचानक पूरा करने के लिए हमें S-400 प्लेटफॉर्म पर हमने 39,000 करोड़ रुपए की भारी लागत व्यय किया। फिलहाल ऐसा कोई जो है स्पष्ट संकेत नहीं है कि जो है कि भारत सरकार ने इन पैसों को वेस्ट कर दिया है या क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमें ज़रूरत हमारी थी, क्योंकि चीन जो है काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण की स्थिति किया हुआ था नॉर्दर्न हमारे रीजन में। तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता थी ही, और जो कि काफ़ी लेट लिया गया। आप जान ही रहे हैं, 2007 से इसकी प्लानिंग हो रही थी। वहीं भी हमारे पास जो है मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट, जो मीडियम रेंज के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनकी भी कमी थी। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने S-400 लिया। और फिलहाल S-400 से हम एक साथ दोनों, मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों पर नियंत्रण कर सकते हैं, उन दोनों के एयरफील्ड पर कुछ हद तक। तो ये हम नहीं कह सकते कि जो हमारी जो S-400 पर राशि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो नकारात्मक है। वो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। फिलहाल हम यदि इन प्लेटफार्मों पर खर्च की गई राशि के बजाय वहीं पर जो अफ़सर हैं वो कहते हैं कि हम इन प्लेटफार्मों पर जो राशियाँ खर्च कर रहे हैं, उसके अलावा, मतलब जब उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके ये बात कही है कि हम जितनी राशि एयरक्राफ्ट कैरियर पर खर्च करेंगे, यदि यही राशि हम पनडुब्बी और जो बैटलशिप्स हैं, यानी कि फ्रिगेट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, क्रूज़र्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, इन पर खर्च करें, तो हम काफ़ी हद तक समुद्री मामलों को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम भारतीय सेना की भांति जो है आक्रामकता भी रख सकते हैं कुछ हद तक। उन्होंने ऐसा कहा कि यदि हम ये एयरक्राफ्ट कैरियर में हम निवेश करें तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, लेकिन हम एक ऐसी राशि में निवेश करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें अन्य सहायक उपकरणों की भी आवश्यकता होगी। मतलब उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने के साथ-साथ कम से कम रिकॉनाइसेंस विमान चाहिए, AWACS चाहिए, फिर एयर सुपीरियरिटी फाइटर चाहिए, जो उस एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च हो सके, और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के ये जो
एंटी सबमरीन वारफेयर में भी हो, और साथ में सरफेस टू एयर, सरफेस टू मतलब एयर टू सरफेस और एयर टू एयर कॉम्बैट में भी सहायता कर सके। वहीं पे हमें एंटी सबमरीन वारफेयर वाली हेलीकॉप्टर्स चाहिए, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर चाहिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, और जो सबमरीन्स हैं एडवांस वो चाहिए। तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जो है आवश्यकता पड़ेगी। एक एयरक्राफ्ट को लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता भी होती है। इसके अतिरिक्त जो हमारी जो एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी है, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर कैपेबिलिटी, वो अभी भी है कि हम रात में काफ़ी हद तक उचित प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। रात के समय में एयरक्राफ्ट कैरियर से हम दिन में ही सब परफेक्ट हैं उनसे यूज़ करने के लिए। हम चीन और पश्चिमी दुनिया की नकल करना जारी रखते हैं, लेकिन किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की उपयोगिता अनुपयोगिता के बारे में विस्तार से बताने से पहले उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर और भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के संचालन का उल्लेख करना भी उतना ही उपयुक्त होगा। तो CBG यानी कैरियर बैटल ग्रुप को वास्तव में आक्रामक भूमिका में इस्तेमाल करने के लिए ना हमें मिनिमम 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 4 चीज़ें क्या है? जो ये 4 चीज़ें ना, इन्हें हम क्वाड कहते हैं। क्वाड मतलब 4 होता है, आप समझ रहे हैं। तो इनमें क्या क्या चाहिए? डेडिकेटेड कैरियर बॉर्न एवॉक्स यानी कि एयरबॉर्न एंड अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऐसा विमान है जो अपने ऊपर रडार लेकर चलता है और जो है सूचना इन्फॉर्मेशन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त डेडिकेटेड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी, हमें एक रिफ्यूलिंग एयर टैंकर चाहिए जो वायु से हवा में जो हवा में ही हमारे फाइटर जेट्स को जो है रिफ्यूल कर सके। इसके अतिरिक्त हमें ऑनबोर्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट विद सफिशिएंट रेडियस सेक्शन एंड वेपन लोड चाहिए। हमें ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो, और उसमें ऐसे हथियार चाहिए जो हमें बिना दुश्मन की रेंज में आए हुए ही उस पर अटैक करने की क्षमता दें या अपने आप को डिफेंड करने की क्षमता दें। इसके अतिरिक्त हमें एयर सर्विलांस एयर रडार मतलब एयरक्राफ्ट चाहिए जो सबमरीन डिटेक्शन के लिए होना चाहिए, जैसे कि P-8I था पहले भारत के पास, टुपोलो का मतलब Tu-143 था रशियन मेड। अब इंडिया ने जो है उसको हटा के जो है P-8I ले लिया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स लिया हुआ है। तो हमारे पास इन चारों क्वाड में से, मतलब ये जो क्वाड हैं, इनमें से सिर्फ एक ही चीज़ है जो पर्याप्त है, वो है P-8I विमान। इसके अतिरिक्त जो ड्रोन्स वगैरह हैं वो तो अलग बात है। तो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप क्या होता है? तो उसमें कम से कम 2 डिस्ट्रॉयर होगा, एक सुपर कैरियर होगा, जैसे कि हमारा है INS विक्रांत या विक्रमादित्य। एक सप्लाई शिप होना चाहिए, कम से कम एक क्रूज़र होना चाहिए, एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होनी चाहिए, जिससे कि हम फास्ट त्वरित गति से जो है रिस्पॉन्स दे सकें। तो आप देख सकते हैं ये यूनाइटेड स्टेट का कैरियर ग्रुप है। उसमें क्या क्या होता है आप देख सकते हैं। एयर सुपीरियरिटी फाइटर रहेंगे एयरक्राफ्ट पर, एंटी सबमरीन वारफेयर वाले हेलीकॉप्टर रहेंगे, एंटी सरफेस वारफेयर वाले जो एयरक्राफ्ट वो रहेंगे। इसके एयर टू एयर वारफेयर वाले जो है एयरक्राफ्ट रहेंगे, साथ में एयर टू सरफेस वाले भी रहेंगे। फिर जो ये शिप होती हैं, ये सर इनका काम है सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस जो है फाइट करने के लिए। साथ में शिप की डिफेंस सिस्टम भी होनी चाहिए, उसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन होनी चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, एंटी मिसाइल सिस्टम होना चाहिए, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। आपको बता दें यूनाइटेड स्टेट दुनिया की सबसे मॉडर्न नेवी है। उसके पास लगभग सभी चीज़ें हैं। उसके पास हॉकआई है, E-2C जो है वो एवॉक्स हैं जो काफ़ी हद तक मॉडर्न है। वहीं पे ग्रे हाउंड C-2A भी है, और इसके उसकी फ्लीट में जो है F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे विमान है। हमारे पास तो राफेल अभी कब आएगा पता नहीं, डीली हुई है, आएगा जल्दी ही आएगा, लेकिन राफेल मरीन कब आएगा जो कि लॉन्च हो सकता है उससे। फिलहाल MiG-29 है हमारे पास, लेकिन MiG-29 जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेंज नहीं प्रोवाइड करता, बस अपनी सुरक्षा के लिए है। हमें किसी आक्रामक नीति में वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दे सकता, बढ़त नहीं की स्थिति नहीं प्रोवाइड कर सकता। और इसके अतिरिक्त यूनाइटेड स्टेट के पास जो है ग्रॉवलर E-18G है जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में माहिर है। वहीं पे उसके पास सी हॉक MS-60 का एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर है। एयर डिफेंस सिस्टम उसके पास पर्याप्त है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और चाइना हमेशा अपनी तुलना जो है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट से करता है, और भारत अपनी तुलना चीन को देख के करता है। यदि भारत भी अपनी तुलना यूनाइटेड स्टेट को देख के करता तब तक बहुत ज़्यादा आगे होता है। क्या हो सकता था, हम चीन से आगे होते, हो सकता है अमेरिका से पीछे होते। फिलहाल दुनिया में दूसरे नंबर की जो नेवी है ना वो चाइना की हो गई है, इसने रशिया को पीछे कर दिया है। और आपको बता दें कि चीन के पास इतना इतना ज़्यादा रिसर्च शिप है जितने कि सभी देशों के पास मिलाकर नहीं है। फ्रांस के पास एक है, UK के पास एक है, यूनाइटेड स्टेट के पास एक है, भारत ने अपना ध्रुव लॉन्च किया था एक, रूस के पास एक है, बस यही है। चाइना के पास अकेले 8 शिप है जो कि सबमरीन मतलब सी रिसर्च के लिए या फिर ओशियन रिसर्च के लिए यूज होते हैं। उसमें सभी उपकरण लगे होते हैं सबमरीन की
निगरानी कर सकते हैं, वो एयर की निगरानी कर सकते हैं, मिसाइल लॉन्चिंग की ट्रैकिंग कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। उसके पास 8 नेवल शिप हैं जो रिसर्च वेजल्स होते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जो एक्सपर्ट है ना, वो कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ सीबीसी है ना, मतलब चाइनीज़ जो कैरियर बैटल ग्रुप है, वो कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा, इस पर रीजन भी वो क्या देते हैं, देखिए। उन्होंने कहा कि चीनी सीबीजी को हमें खतरे के रूप में देखना एक दिवा स्वप्न जैसा लगता है। चीन के पूर्वी तट संगाई से उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी की दूरी लगभग 3800 किलोमीटर होगी, लगभग उन्होंने अनुमान के साथ बताया है। चीन के पास इतनी दूरी का जो है सीबीजी का समर्थन करने के लिए लॉजिस्टिक क्षमता का अभाव है। जी हाँ, उनका कहना यही है कि यदि वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आएगा भी, तो उसके पास सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर तो होगा नहीं, वो इतना मूर्ख नहीं है चाइना कि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आएगा और हिंद महासागर में उसको दौड़ाएगा। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ उसकी बहुत सारी क्षमता होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्कैनिंग रडार होना चाहिए, मिनिमम एवॉक्स होना चाहिए, समुद्री टोही विमान होना चाहिए P-8I जैसा। इसके अतिरिक्त बहुत सारी, मान लीजिए उसके पास सबमरीन्स हैं, उसके पास पर्याप्त सबमरीन्स हैं, लेकिन अन्य शिपों की कमी है उसके पास। भारत से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है, उसे आक्रामक भूमिका में रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। चीन के पास इतनी दूरी पर सीबीजी का समर्थन करने के लिए लॉजिस्टिक क्षमता का अभाव है। यदि वो मलक्का जलडमरू मध्य में प्रवेश करने के बाद यदि अपनी सीबीजी यदि सफल भी होता है, तो यह आपको बता दें कि हमारे सीबीजी की आवश्यकता ही नहीं होगी। अंडमान निकोबार में हमारे पास सुखोई 30 तैनात हैं और P-8I भी वहाँ पे है। ये पर्याप्त है किसी सुखोई 30M की, पर्याप्त है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए। इतनी लॉन्ग रेंज की इसमें वेपन्स लगे हुए हैं, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण वो कार्य वो नहीं करेगा आक्रामक रूप से। आप देख सकते हैं इंडिया में, मतलब इंडियन जो ओशियन रीजन है, हिंद महासागर में घुसने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। या तो वो मलक्का स्ट्रेट से आएगा, या तो सुंडा स्ट्रेट से आएगा, या तो लोम्बोक स्ट्रेट से आएगा, या फिर टॉरेस स्ट्रेट से आएगा। चारों हैं, दो तो ऑस्ट्रेलिया के पास से पड़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया चाइना की कोई नहीं बनती, तो क्या ऑस्ट्रेलिया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ नहीं डिप्लॉय करेगा। इसके बाद मलक्का से वो आ भी गया, तो बगल में जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप में जो तैनात है, वहाँ पे जो है उसके आसपास जो है वहीं पे INS विक्रमादित्य ही रहता है, तो कोई हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में सैन्य रणनीतिकार चीनी विमान वाहक पोतों के बारे में बात करने में व्यस्त है, जो फ्यूजियन लॉन्च हुआ है उसी पे, कि वो ईमेल्स टेक्नोलॉजी से लैट है। इसके अतिरिक्त जो है वो उसका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो समुद्री परीक्षण कर रहा है। अब जो हमारी बंगाल की खाड़ी का क्या होगा, हमारे अरब सागर में क्या होगा, हिंद महासागर में चाइना की जो है हस्तक्षेप बढ़ेगी, तो उसका हस्तक्षेप है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो भारतीय हितों को खतरा पहुंचा सके। चीनी नौसेना के लिए बंगाल की खाड़ी अरब सागर में प्रवेश करने के लिए केवल 4 रास्ते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुंडा, लोम्बोक और टोरस स्ट्रेट, जिनमें सबसे तेज़ रास्ता है मलक्का जलडमरू मध्य मलक्का स्ट्रेट, जहाँ जस्ट पास में ही इंडियन नेवी हमेशा तैनात रहती है। वहीं पे यूनाइटेड स्टेट की सीबीजी दुनिया में एकमात्र ऐसी आक्रामक समुद्री नियंत्रण कैरियर्स हैं उसके पास, जो कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं या किसी भी क्षेत्र की नाकेबंदी कर सकते हैं। जबकि चाइनीज जो नेवी है ना, उसे ऐसा करने के लिए तकरीबन 35 से 40 वर्ष लग जाएंगे, और ये भी संभव नहीं कि वो इतनी जल्दी ऐसी संभावनाएँ, मतलब ऐसे क्षमता हासिल कर ले, क्योंकि उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी। वो चाइना हर चीज़ कॉपी करके बनाता है, और कॉपी की गई चीज़ें कैसी होती हैं आप देख ही रहे हैं। कोई व्यक्ति जब एग्ज़ाम देने जाता है, वो दूसरे की कॉपी करके पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, उसे खुद से पढ़ना होता है, फिर सोचना होता है, फिर वो अनुमान लगाएगा कि क्या कैसे होगा, फिर वो तब कहीं जाके उत्तर लिखता है। तो ऐसी बात है। अब चाइना सीधे कॉपी करके लिख दिया, उसे क्या समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। चीनी सीबीजी केवल दक्षिण चीन सागर के आसपास और पड़ोसी क्षेत्रों में ही काम कर सकता है। उन्होंने डिफेंस एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि ताइवान के खिलाफ भी चीनी जो सीबीजी आक्रामक ग्रुप है ना, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ताइवानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ग्राउंड बेस्ड है। और जो यदि चीन अपना कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या विमान भेजेगा भी, तो फिलहाल एयरक्राफ्ट को तो अधिकतम एयरक्राफ्ट को ताइवानी से एयर डिफेंस सिस्टम गिरा देंगे। रही बात शिप की, तो क्या ताइवान के पास सबमरीन नहीं है और उसके पास डिस्ट्रॉयर्स नहीं हैं, इतने तो हैं कि रोक सकते हैं उसे। फिर भी यदि कोई समस्या उत्पन्न हुई तो भी कोई ना कोई ऑप्शन होगा ही ताइवान के पास। इसलिए चीनी सीबीजी खतरे को चुनौती देने या उसका सामना करने के बहाने एक और विमान वाहक पोत है ना,
उसकी सिर्फ कल्पना कर रहा है अभिमान पूर्वक, और उसका ये जो कल्पना है वो तर्कहीन है, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। हाँ, ये बात अलग है कि वह जो है धीरे धीरे ऐसा करके कभी ना कभी तो शक्तिशाली हो ही जाएगा। तो इंडियन एंड चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन ड्यूरिंग वार, तो आपको बता दें कि भारतीय और चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर कितने युद्ध में अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर संचालित किए हुए हैं। तो आपको बता दें हमारा पहला जो यूजेस है एयरक्राफ्ट कैरियर का वो 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी थिएटर कमांड में किया गया था। तत्कालीन समय क्या हुआ, भारतीय सेना INS विक्रांत को तैनात और उपयोग कर सकती थी, क्योंकि यहाँ यहाँ जो ना एक याह्या खान की व्यक्ति था, उसकी श्रेष्ठ बुद्धि के कारण, यहाँ पे तय करके उन्होंने लिखा हुआ है, श्रेष्ठ बुद्धि के कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में कोई मतलब वायु शक्ति तत्व नहीं थे जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एयरफोर्स जो थी उसकी वापसी का आदेश दे दिया था। इसके अतिरिक्त INS विक्रांत से हम सी हॉक्स के साथ काम कर सकते हैं। निकट भविष्य में अरब सागर में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा जो माहौल है वो 100% है नहीं, जिन कारणों से चीनी CBG जो है ना वो IOR में मतलब इंडियन ओशन रीजन में ठीक से काम नहीं कर सकती। वहीं पर भारतीय CBG जो है वो साउथ चाइना सी के आसपास जाकर इतनी परफेक्टली काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के पास क्षमताओं का अभाव है। मान लिया भारत के पास चाइना हमसे सबमरीन में आ गया, उसके पास बहुत ज़्यादा सबमरीन है, न्यूक्लियर अटैक और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन है, लेकिन हमारे पास उतनी नहीं है, लेकिन उतनी नहीं है, तो चाइना यहाँ की उस प्रकार से ऑपरेट नहीं कर सकता। वैसे हम हैं साउथ चाइना सी में जाके ऑपरेट नहीं कर सकते। आपको बता दें कि जो लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी और रिकवरी वो क्या है, तो कैटोवार होता है, कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ एंड बट असिस्टेड रिकवरी। जो चाइना ने अपना रिसेंटली ये एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया ना, उसमें कैटोवार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया हुआ है। इससे पूर्व जो है वो शॉर्ट जो स्टोवर था वो था, तो शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। फिर स्टोवल था, स्टोवल मतलब शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग। ये जैसे F-35B जो एयरक्राफ्ट है, या फिर हमारे पास पहले था एक सी हैरियर करके, उसके लिए होता था। स्टोवर मतलब जैसे MiG-29 या फिर अन्य भी जहाज़ों पर मतलब शिप पर आप देखते होंगे ये जो जिस प्रकार से जो है लॉन्च करते हैं कि एक नीचे लगा होता है, फिर उसे जो प्रक्षेप दिया जाता है काफ़ी तेज़ी से, फिर हो जाता है और स्काई डेक होता है उससे जो है जंप करके निकल जाता है। और कैटोवार में क्या होता है कि इसमें जो है स्टीम के द्वारा प्रेशराइज करके उसे फेंका जाता है एयरक्राफ्ट को। तो फिलहाल इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो साइंस का विषय हो जाएगा। तो अभी क्या है स्टेटस ऑफ प्रेजेंट इंडियन CBGs, तो भारतीय सेना के पास वर्तमान में 2 ऑपरेशनल विमान वाहक पोत हैं, इसलिए हम 2 स्वतंत्र CBG बना सकते हैं। हालांकि भारतीय CBG में चर्चा किए गए जो क्वाड है ना, अभी हमने चर्चा किया था ना 4 क्वाड के बारे में, उसमें से 3 जो इक्विपमेंट्स उनका अभाव है, एक ही है उपलब्ध, वो है P-8I जो समुद्री टोही विमान है और एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए भी काम आ सकता है। इनमें से प्रत्येक की क्षमता को अब सूचित निर्णय निर्माताओं के अवलोकन के लिए रखा गया है। जैसे कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट, तो आपको बता दें MiG-29 उसमें है, हमारे पास MiG-29 के इसकी अधिकतम दूरी जो है 280 किलोमीटर है। अधिकतम भार के साथ जो स्ट्राइक भूमिका है वो इसका रेंज बहुत ही कम है, 280 किलोमीटर है। ऐसा नहीं कि इसकी रेंज और है, लेकिन मान लीजिए कोई विमान उड़ेगा कहीं से रन करने के बाद भाई जाएगा किसी रेंज में युद्ध करेगा, ऐसा था नहीं कि सिर्फ जाएगा बाम गिरा के चलाएगा। उसे हो सकता है एयर सुपीरियरिटी रोल वहाँ पे निभाना पड़े, या फिर एयर टू एयर फाइट करनी पड़े, एयर टू ग्राउंड वाली फाइट करनी पड़े, तो इस पर डिपेंड करता है। तो ये मान के चला जाता है कि जो है 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जो हो MiG-29 लगभग इतना चलेगा। इसके अतिरिक्त इस पर जो है हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल लगाई हुई है वो सुखोई 30 MKI पर लगाई हुई है, MiG-29 के पर नहीं लगाया हुआ कि ये हमें लॉन्गेस्ट लॉन्चिंग डिस्टेंस प्रदान करेगा। वहीं पर हमारे पास जो है एवॉक्स की कमी है, और बिना एवॉक्स के हम किसी भी प्रकार की जो है एयर फाइटिंग की कल्पना नहीं कर सकते इस समय। और ये भी बताया जाता है कि वर्तमान में CBG के पास ना तो कोई फिक्स्ड विंग जनित जो है एवॉक्स हैं, और ना ही इसकी पर्याप्त सहन शक्ति है, और ना ही अगले 30-40 वर्षों में ऐसा होने की संभावना है। और एवॉक्स के बिना कोई भी प्रतिद्वंदी वैसे ही होगा जैसे कि कोई चिड़िया बैठी हुई हो और उसे लोग ध्यान से देख रहे हो, बस उसे मार नहीं सकते। तो जो डेडिकेटेड कैरियर बेस्ड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी मैंने आपको बताया था, उसके लिए हमें शिप से लॉन्च होने वाले जो
एयर रिफ्यूल टैंकर होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकें। हमारे पास एयरफोर्स के पास है लेकिन नेवी के पास ऐसी क्षमताएँ पर्याप्त क्षमता मौजूद नहीं है। फिलहाल डेडिकेटेड सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-8I है। इसके अतिरिक्त डेडिकेटेड सर्विलांस एयरक्राफ्ट में यही नहीं P-8I है, बहुत सारे हैं। ड्रोन्स हैं, MQ-9 जो ड्रोन है उसका एक नेवल वर्जन भी होगा, वो भी होगा हमारे पास। वैसे ही हमारे पास कई संख्या में है। तो ये जो P-8I मतलब निगरानी विमान है ना, सर्विलांस एयरक्राफ्ट, ये हमारे पास है, इनकी कमी नहीं है। लेकिन हमें कैरियर बॉर्न एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी। जैसे हमने राफेल मरीन की जो डील की हुई है तो उस वो आ जाए तो ठीक है, थोड़ी रेंज बढ़ जाएगी। लेकिन हमें अवॉक्स की भी आवश्यकता होगी। फिर हमें डे नाइट ऑपरेशंस। आज भारतीय विमान वाहक पोत जो है ना उसका परिचालन केवल दिन में ही किया जा सकता है। 1971 में भी जो विमान वाहक पोत था वो सिर्फ दिन में ही संचालित हो जाता था। तो हमारे लिए रात में डे नाइट ऑपरेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे सेंसर्स की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम अपनी बैटल शिप्स को जो है अपग्रेड कर सकें। ऐसा नहीं कि हमारे पास क्षमता नहीं है, क्षमताएँ हैं लेकिन पर्याप्त रूप में नहीं है। इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे सी कंट्रोल वर्सेस सी डिनायल पर। तो सी कंट्रोल क्या होता है? समुद्री नियंत्रण। इस पर बहस नौसेना जितनी ही पुरानी है। प्रभावी समुद्री नियंत्रण केवल पूरी तरह से सुसज्जित CBG के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि कोई तत्व उपलब्ध नहीं है तो CBG असुरक्षित हो जाता है। उचित संदेह से परे साबित होने के बाद भी, जैसे चीनी CBG है ना, वो इतना सब कुछ उसके पास इक्विपमेंट है, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना के पास, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो इंडियन ओशियन रीजन में एंट्री कर सके। क्यों? क्योंकि उसका पर्याप्त इक्विपमेंट्स नहीं है। बैटल शिप्स हैं लेकिन उतने पर्याप्त नहीं है, रेंज उनकी अच्छी नहीं है। और हमारे क्षेत्र में जैसे आएगा तो पहला उसका जो स्वागत होगा मलक्का स्टेट के पास, वो या तो INS विक्रांत करेगा या विक्रमादित्य करेगा, या हो सकता है कि उससे पूरी सुखोई 30 MKI पहुँच जाए, कि सुखोई की रेंज तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है, और ब्रह्मोस के साथ पहुँचेगा वो। तो इससे तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडियन ओशन रीजन में तो बिना किसी अनुमति के एंट्री नहीं करने वाला है अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके। और जो सी कंट्रोल है वो बिना एयरक्राफ्ट कैरियर और बिना कैरियर बैटल ग्रुप के संभव नहीं है। तो इसके अतिरिक्त जो सी डिनायल मतलब ऐसा चीज़ जो समुद्री खतरे को कम करे। जैसे कि उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए सबमरीन। यह अगला मुद्दा है कि समुद्री जो डिनायल है वो भारत की तुलना में चीन के उसमें काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भारत के पास जो 18 सबमरीन है। हमें सी डिनायल के लिए सबमरीन की आवश्यकता होती है। और चाइना के पास पनडुब्बियों का एक विशाल बेड़ा है जिसमें तकरीबन 70 सबमरीन है। और भारतीय पनडुब्बी जो है काफ़ी पुरानी है, ओल्ड एज टाइम की है। सिसमार क्लास है तो अकुला क्लास है, तो इतनी पुरानी है, इनका कोई उपयोग बस है, चल रहा है, किसी तरीके से नेवी उसको खींच रही है। और इसके अतिरिक्त अभी स्कॉर्पिन हमारी जो फ्रांस और इंडिया की ड्रिल हुई थी उससे जो है स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियाँ आई हैं, तो जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में काफ़ी हद तक अच्छी हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य जो सबमरीन हैं उनमें इतनी अच्छी क्षमता नहीं है। तो इससे यह माना जा रहा है कि हमारी जो ये सी डिनायल कैपेबिलिटी है ये चीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे सोच लीजिए उसके पास 70 सबमरीन है, हमारे पास 18 सबमरीन है। उसके पास कई जो है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, और न्यूक्लियर जो है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाले सबमरीन है SSBN। हमारे पास SSBN मात्र 2 हैं, INS अरिहंत है और INS अरिदमन है, वो भी मेंटेनेंस में चल रही है। और हमारे पास जो है आप जान ही रहे हैं रिकॉन्नेसेंस के लिए जो है वो क्या है, 3 हैं। MS-60R हमने ये यूनाइटेड स्टेट्स लिया है, रोमियो हेलीकॉप्टर, जिसकी रेंज 454 किलोमीटर है। ये बहुत सारी टॉर्पीडो और एयर गाइडेड मिसाइल से लैस है। और बोइंग का P-8I विमान ये एंटी सबमरीन वारफेयर और एंटी सरफेस वारफेयर के लिए पर्याप्त हैं। वहीं पे MQ-9B जो सी गार्जियन ड्रोन है, इसकी रेंज जान ही रहे बहुत लंबी, ये भी एंटी सबमरीन वारफेयर और एंटी सरफेस वारफेयर के लिए है। इसके अतिरिक्त ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में थोड़ी बहुत भूमिका भी निभा सकता है। तो कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन यही है कि जो भारतीय हिंद महासागर है इस मामले को वास्तविक रूप से नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना को अपने पनडुब्बी बेड़े को बढ़ाने की क्षमता है। सर्वप्रथम हमारी आवश्यकता क्या है? हमारी न्यूक्लियर सबमरीन जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इससे जो है जो
सी डेनियल क्षमता है यह सुनिश्चित होगी और किसी भी प्रकार की चाइनीज शिप्स की हिम्मत नहीं होगी कि वह इंडियन और जो ओशन रीजन है बिना अनुमति के प्रवेश कर सके या हमारी क्षेत्र में एंट्री कर सके। वहीं पे अधिक विमान वाहक जो अधिक जो एयरक्राफ्ट कैरियर की हमारी जो इच्छा है ना वो प्रतिकूल होगा, क्योंकि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ ही नहीं खरीदना, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ पूरी इक्विपमेंट चाहिए। कम से कम 35 से 40 एयरक्राफ्ट चाहिए, फिर एयर डिफेंस सिस्टम उसमें चाहिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन चाहिए, रॉकेट लॉन्चर चाहिए, लॉन्ग रेंज की रॉकेट आर्टरी चाहिए, या फिर हो सकता है कि हमारे पास अभी रेल गन भी नहीं जो आमतौर पर शिप्स पर लगे रहते हैं, शॉर्ट रेंज। फिर उसकी हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की सहायता के लिए मिनिमम सबमरीन चाहिए, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, पेट्रोल शिप्स, इतनी सारी चीज़ें चाहिए। उसकी भी क्षमता हमें चाहिए ना, हमें सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर थोड़ी नहीं लेना है। फिर हम देख रहे हैं चीनी नौसेना की पनडुब्बी क्षमता भारतीय सेना से बहुत आगे है। इस अंतर को हम एक रात में या अचानक रातों रात में पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ठोस कदम उठाएं और अपनी क्षमता में वृद्धि करें, अपनी कंस्ट्रक्टिव क्षमता में भी जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम भारतीय नौसेना को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं, जिससे चीन ज़्यादा भयभीत होगा। विमान वाहक पोत जो हैं वो अतीत के हथियार हैं, और जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, इनके लिए क्या परिकल्पित किया गया है और कहाँ होगा, ये उतना पर्याप्त नहीं। आज के समय में हमें जो है विमान वाहक पोत की आवश्यकता तो है ही है, साथ में उसके साथ अन्य भी जो उसकी इक्विपमेंट्स हैं, जो बैटल शिप्स हैं, उनकी भी आवश्यकता होगी। और सर्वप्रथम हमें उन्हीं शिप्स की कमियों को हमें पूरा करना होगा। जैसे हमने हाल ही में INS कोलकाता, INS दिल्ली, INS इम्फाल जैसे डिस्ट्रॉयर्स लिए हैं, तो इनकी आवश्यकता ये है कि ये उस शिप्स को स्कॉट करते हैं, जो अन्य शिप होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर को स्कॉट करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर हवाई जहाज़ मतलब जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उन्हें ले जाने के लिए, निगरानी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन जो अन्य शिप हैं वो अन्य शिप सरफेस टू एयर वार करने के लिए और एंटी सबमरीन वारफेयर में माहिर होते हैं, इसलिए उनकी भी हमें उतनी ही आवश्यकता है। साथ में न्यूक्लियर सबमरीन की आवश्यकता इसलिए है जिससे हम फास्ट अटैक कर सकें, लंबे समय तक कार्य कर सकें। तो यही सब जो है कमियाँ और इसी पर जो है चर्चाएँ हुई। फिलहाल हमारी सर्वप्रथम आवश्यकता यही कि हम अपनी जो है समुद्री सुरक्षा के जो अन्य इक्विपमेंट्स हैं, बैटल शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स और विशेष रूप से सबमरीन, इन सभी की क्षमता में जो है वृद्धि की जाए, जिससे हम जो है जल्द से जल्द अपनी स्थितियों में सुधार कर सकें। तो ये देख सकते हैं आप, विक्रमादित्य है हमारा, ये हमने रशिया से लिया था। अदानी जो यूनाइटेड स्टेट है उसके पास तकरीबन 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जो 90 से 100 एयरक्राफ्ट ले जा सकते हैं, 15 से 20 हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं, ड्रोन्स ले जा सकते हैं। वहीं भी चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इंडिया, इटली, जापान के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, UK, फ्रांस, रसिया, स्पेन, ब्राज़ील, थाईलैंड के पास 1-1 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो ये सब है। और आप देख रहे हैं हमारा जो हाल ही में लॉन्च हुआ हमारा IAC-1 है, यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1 INS विक्रांत है। अभी इसके लिए भी हमें बहुत सारे फाइटर जेट्स की आवश्यकता होने वाली है। इसकी भी हमें जो है ठीक प्रकार से जो है इसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी की जांच करनी होगी। इसके अतिरिक्त से हमें नाइट ऑपरेशन के लिए भी तैयार करना है, तो बहुत सारी इसमें ही चेंजिंग होगी। फिलहाल इसमें लगभग हम सब चीज़ों का इंडिजीनियसली उपयोग करेंगे। इसमें जो है उपयोग हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप, चाइनीज़ नेवी कैरियर बैटल ग्रुप क्या है, इतनी सारी सबमरीन्स है, J-15 है, विमान J-35, आप देख सकते हैं कितने सारे उसके पास इक्विपमेंट्स हैं, हमसे कहीं ज़्यादा वो आगे है निसंदेह। फिर UK का ये देखिए आप, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, उसमें क्या क्या है, क्वीन एलिजाबेथ है, फिर डायमंड, इतने सारे डिस्ट्रॉयर, क्रूजर्स, एंटी सबमरीन वारफेयर, हेलीकॉप्टर्स, ये सभी हैं। ड्रोन से टोटल मिला के जो ना जो पूरी क्षमता होती है ना, आप देखिए ये जो सबसे ऊपर विमान है ना, यही है अवॉक्स, इसके ऊपर देखिए रडार सिस्टम लगा हुआ है। फिर सबमरीन, छोटी बड़ी, न्यूक्लियर अटैक, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, क्रूज, हेलीकॉप्टर्स, तो ये सब मिला के जो है काफ़ी ज़्यादा क्षमता बढ़ जाती है। फिर एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब हमें इन सभी चीज़ों की आपूर्ति एक साथ नहीं होने वाली, इन्हें भी हमें बनाना पड़ेगा, और यदि हम इंपोर्ट करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा खर्च में पड़ जाएंगे। तो भारत सरकार इन्हें मतलब देश में ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है। वैसे भी हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारी काफ़ी एडवांस है, तो फिर भी लेकिन हमें सबमरीन टेक्नोलॉजी पे अपनी बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। धन्यवाद।